तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर चालू करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश का जो बाकी रह गया था क्लासिफिकेशन 2। तो आज हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस के और भी क्या-क्या टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए एक वाक्य से चालू करते हैं कि अगर लक्ष्य हो सामने तो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य ही हाथ से छूट जाए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। कुछ लोग हंस रहे होंगे लेकिन अभी अभी बनाए तो प्लीज़ चलिए तब क्लासिफिकेशन 2। रुकिए रुकिए रुकिए। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं या क्लासिफिकेशन 2 में क्या बोल रहा है। वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था और आप लोग को पढ़ाना चालू कर दिया था, तो इसी के लिए मेरे को फिर से पॉज करना पड़ा। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए देखते क्लासिफिकेशन 2 में क्या बता रहा है। क्लासिफिकेशन 2 मतलब दूसरा प्रकार क्या है, मतलब किस तरीके से हम लोग वाक्य के प्रकार को बता सकते हैं। दूसरे वर्गीकरण के अनुसार वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस टाइप, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या है? सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब क्या है? नकारात्मक। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो देखते हैं सेंटेंस के ये जो अफर्मेटिव लिखा हुआ है इसका क्या वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें न नहीं का प्रयोग होता है, न ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। और जैसे एग्जाम्पल, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है जिसमें अच्छा बात किया जा रहा है, सकारात्मक, सकारात्मक। अब नेगेटिव का बारे किया, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो तो पर प्रयोग हो तो पर कोई प्रश्न ना पूछा जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का नहीं है। राम लड़का का नाम है, इज़ है, नॉट मतलब नहीं, अ गुड बॉय, गुड मतलब अच्छा, बॉय मतलब लड़का। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं कि कैसे सेंटेंस पढ़ा जाए, वर्ड को पढ़ा जाए। तो अब मैं समझ सकता हूँगा, मतलब आशा करता हूँ कि आप अपने से मीनिंग सब निकाल पा रहे होंगे, जो मतलब है इंग्लिश वर्ड के हिंदी में आप समझ पा रहे होंगे। इंटीग्रेटिव, प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग न हो पर प्रश्न पूछा गया। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में यह बताया जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग न हो पर प्रश्न पूछा गया हो। जैसे, इज़ राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है। इज़ यहाँ पर क्या का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। तो जैसे, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय, मतलब क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ऐसे हम लोग बहुत सुनते होंगे, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर राम के बारे में बोला जाए। तो ये हम लोग 4 प्रकार देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, और बस आगे हम लोग देखते क्या है। तो वाक्य के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। 3 मतलब 3 पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ अ सेंटेंस मतलब वाक्य। नंबर 1 सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब जो करता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि सब्जेक्ट इज़ द वन whom और which we talk about और the one who performs an action। तो वो होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वो कोई इंसान भी हो सकता है या वस्तु भी हो सकता है
या कोई प्राणी भी हो सकता है। तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और द वन और जो कार्य करता है, जैसे हु परफॉर्म्स एन एक्शन, मतलब परफॉर्म मतलब करता है एक एक्शन को, मतलब कार्य को, तो उसका सब्जेक्ट बोला जाता है। और वर्ब, वर्ब मतलब काम, कार्य या कार्य। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप डांस कर रहे हैं, तो आप क्या हो गया, आप हो गया कर्ता हो गया, और डांस हो गया काम। तो सब्जेक्ट हो गया आप और डांस हो गया वर्ब। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे कोई भी काम कर रहे तो वर्ब में आ जाता है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। Verb is the one which describes the action or the state of the subject. तो वर्ब जो कार्य है वो बताता है कि एक्शन मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो एक्शन के बारे में क्या काम हो रहा है, और जो हम लोग का सब्जेक्ट है कोई भी हो सकता है, तो क्या मतलब कर रहा है, तो ये बताता है वर्ब। आइए समझे, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखते हैं। माना मैं कहूँ अशाय सो रहा है, इस वाक्य में है सब्जेक्ट है अशाय और वर्ब है सोना। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ अयाश 8 महीने का है, सब्जेक्ट है अयाश। यहाँ पर अयाश कोई कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया गया है कि वह 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। अवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए काल में या फिर आने वाले काल में किसी अवस्था या स्थिति में है। गौर कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मतलब कार्य कर रहा है कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है जैसे डांस, तो वो हो गया वर्ब। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण एग्जाम्पल सब बता रहा है। अयांश इज स्लीपिंग, अयांश सो रहा है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, अयांश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। तो जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका जानकारी हम लोग को मिलता है। अयांश इज 8 months ओल्ड, तो अयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें बताया जा रहा है कि इस वाक्य के सब्जेक्ट मतलब जो अयांश है, काम के बारे में नहीं बल्कि उसका अभी जो वर्तमान अवस्था का जानकारी, मतलब प्रेजेंट स्टेट के बारे में हम लोग को जानकारी मिल रहा है। अयांश वॉज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये जो वाक्य है इसमें अयांश का बारे नहीं बल्कि जो उसका बीता हुआ समय था उसका बारे में पता चलता है कि अयांश 8 महीना का था। अयांश विल बी 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। तो इसमें उनको बताया जा रहा है कि अयांश 8 महीने का भी हुआ नहीं, अभी होगा, तो इसका भविष्य के बारे में, अवस्था के बारे में बता रहा है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, ऐसे वाक्य टेंसेस काल में
आते हैं और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य न कर रहा है, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया है, ऐसे वाक्य सिंपल टेंसेस सरल वाक्य में आते हैं। दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या सब्जेक्ट है और काल क्या क्या है और सिंपल टेंस और बाकी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि वर्ब्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग वर्ब्स में आते हैं। अब ये वर्ब्स क्या है? वर्ब्स के मुख्य कार्य मेन वर्ब है। ए होता है मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट मतलब कारक। ठीक है, आज हम लोग कहाँ तक देखेंगे एक बार देख लेते हैं। तो आज हम लोग वर्ब्स तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। तो आप लोग सब्जेक्ट्स का भी देख लीजिएगा कि क्या होता है सब्जेक्ट। अभी हम लोग पहले वर्ब के बारे में देखते क्या होता है। तो मेन वर्ब क्या है कि रुकिए, अगर वीडियो अगर छोटा हो रहा है तो सब्जेक्ट से कितना बड़ा है रुकिए देख लीजिए। यूज़ ऑफ दिस दैट, ये तो अलग टॉपिक हो गया। सिंगुलर प्लूरल, हाँ। तो आज हम लोग सब्जेक्ट भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से ख़त्म करते हैं। और तो यहाँ पर क्या लिखा हो ये सब हम लोग कर लिया। आते हैं यहाँ पर मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि, ये सब वर्ब्स के अंदर में आता है। ठीक है, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सच एज टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट एटसेट्रा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया जा रहा है कि मेन वर्ब्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या भी होते हैं मेन वर्ब्स सब। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें बताया जा रहा है कि जो नाचना होता है, गाना होता है, सोना होता है, सोचना होता है, हिलना होता है, किसी को मारना होता है। तो ये सब वर्ब के अंदर में आता है जो काम होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते क्या लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि काम वही हो जो हाथ पैरों से किया जा रहा है, यानी फिजिकल हो। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो भी दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क। तो हो ही रहा है, इसलिए सोचना भी एक कार्य ही है। Action doesn't only mean the physical work. When you think, your brain works. So to think is also an action. Hence it is a verb. So यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई काम कर रहे हैं उसमें एक्शन हो रहा है, वो तो वर्ब है ही। लेकिन जैसे हम लोग सोच रहे हैं, कुछ हम लोग सोच रहे हैं, जैसे अभी हम सोच के बोल रहे हैं, तो ये सोचना भी एक वर्ब होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते क्या लिखा हुआ है। सहायक कार्य, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जो हेल्पिंग मतलब क्या, सहायक, मदद करने वाला वर्ब, जो वर्ब का मदद करता है। तो ये क्या ऑक्सिलरी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज़ को बहुत तरह के नामों से प्रकार करते हैं। जैसे नारियल को कोकोनट भी बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में नारियल बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलता है, उसका अलग मीनिंग है। लेकिन
काम सेम है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब कई और से नाम आया ऑक्सिलरी, इस ऑक्सिलरी का कुछ मतलब होता है। तो हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या होता है, और देखते यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। तो यह जो है क्रिया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट का क्या अवस्था है, मतलब उसका जो अभी स्टेट क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, वर्तमान, भूत व भविष्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग आप आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एकदम अच्छा से बताया है कि यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के अनुसार वह कार्य। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। इन्होंने बस हम लोग को अभी बताया है कि ये होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एट्सेट्रा। तो इज़ मतलब है, एम मतलब है, सब मतलब है, तो वर, हैव, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका यूज़ सब हम लोग देखेंगे आगे चल के। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट मतलब कारक। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य का अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वह है जो जैसे अफेक्ट होता है हम लोग का, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अफेक्ट होता है। कैसे होता है, नीचे दी गई तालिका के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। A few examples are appended in the table. Sentences, राम मेरा दोस्त है, सब्जेक्ट हो गया राम, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा दोस्त, और मेन वर्ब कुछ और हो गया। मेन वर्ब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। वो पागल नहीं है, वो हो गया सब्जेक्ट, पागल मतलब ऑब्जेक्ट। हम सब मम्मी के साथ थे, हम सब हो गया सब्जेक्ट, मम्मी हो गया ऑब्जेक्ट। राहुल यहाँ नहीं है, राहुल हो गया सब्जेक्ट, यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पापा खेलते हैं, पापा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। पापा पार्क में खेलते हैं, पापा हो गया सब्जेक्ट, पार्क हो गया ऑब्जेक्ट। राम आएगा, राम हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं सब्जेक्ट, तुम ऑब्जेक्ट। राहुल के पास पैसा नहीं है, राहुल हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया पैसा। रशीम की 4 बहनें हैं, रशीम हो गया सब्जेक्ट, 4 बहनें हो गया ऑब्जेक्ट। राम पार्क में था, राम हो गया सब्जेक्ट, पार्क हो गया ऑब्जेक्ट। तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम सब्जेक्ट मेरा दिल ऑब्जेक्ट। मैं वो स्कूल नहीं जाता है, वो हो गया सब्जेक्ट, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। देखना हो गया जो मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब हम लोग को देखना है ध्यान से। खेलना हो गया, खेलना हो गया, आना होगा, याद करना, रहना, जाना, देखना। तो ये सब आप एक बार और अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से पढ़ लीजिए, बहुत मददगार होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स पे आते हैं। सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं। सब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए, when the subject refers to one person or place or thing, तो उसको क्या बोलते हैं, एक वचन, ठीक है। प्लूरल में क्या होता है, बहुवचन में, जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए तो उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। When the subject refers to more than one person or place or thing, उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। तो आगे देख लेते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पर मतलब दिया हुआ है। राम, श्याम, स्काई, दिस, दैट, इट, पेन, सब एक वचन में आता है, सब एक है, ठीक है। प्लूरल क्या हो गया, श्याम एंड राम, राम एंड श्याम, पीपल, क्राउड, दीज, दोज, पेन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्लूरल, बहुवचन हो जाता है। और एक के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर। आगे हम लोग देखते क्या लिखा हुआ है।
पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया था, पर्सन ऑफ पीपल स्पीकिंग, सिंगुलर में आ गया आई, प्लूरल में आ गया वी, ठीक है। सेकंड पर्सन, द पर्सन ऑफ पीपल बीइंग स्पोकन टू। सो द पर्सन मतलब जो है हम लोग के, जो पर्सन मतलब इंसान हो गया, पीपल मतलब जो व्यक्ति लोग हो गए, बीइंग स्पोकन टू मतलब जिससे बात करे, स्पोकन मतलब बात, सिंगुलर हो गया दाओ, प्लूरल हो गया यू, तुम या आप एक वचन, अब्सोल्यूट तुम या आप एक से ज़्यादा वाक्य, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या हो गया, तो थर्ड पर्सन पीपल बीइंग स्पीकन अबाउट, तो सिंगुलर में क्या हो गया, ही और शी, प्लूरल में क्या हो गया, दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। और माना मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आई फर्स्ट पर्सन हूँ, आप यू सेकंड पर्सन हो और राम थर्ड पर्सन है। तो अभी हम आपसे राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसका बारे में बात करें, राम का बारे। तो राम हो गया थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हम है, सेकंड पर्सन आप ही क्योंकि आप सुन रहे हैं, हम बोलने वाले, और थर्ड पर्सन राम क्योंकि उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन ही होता है। अब राम का जगह में किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे पार्क के बारे में बात कर सकते, स्कूल के बारे में बात कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब थर्ड पर्सन में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आप चाहे एक व्यक्ति हो या एक से अधिक, अंग्रेजी भाषा में यू को बहुवचन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। वह यू के साथ वही सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती है जिन्हें बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे आर, हैव, डू, etc. You is always treated as a plural subject and its singular form is obsolete now. That's why you is always followed by the helping verbs which are used with plural subjects. तो यू हम लोग दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक आदमी के लिए प्रयोग करते हैं, और कभी कभी बहुत जगह में हम लोग देखे होंगे कि यू को हम लोग बहुवचन के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, आज हम लोग देखे सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब्स के बारे में। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जिसके लिए हम बहुत मतलब बेचैन है आप लोगों को बताने के लिए। और आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का बहुत अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले आप लोग को बस एक बात बता देता हूँ कि कुछ भी अगर पाना हो तो समय का वेट मत करिए, बस काम करिए और अच्छा सोच से काम करिए। तो तब तक के लिए नमस्कार और टाटा, सी यू, बाय बाय।